बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास है चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे की बातें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास टू बॉडीज़ ऑफ मास 10 एंड 20 kg, मीन्स आपके पास दो मास हैं। तो आप दो मास मान लेंगे। एक मास ये रहा आपके पास, ये मास है आपके पास 10 kg का। एक और मास है आपके पास, और वो मास है आपके पास 20 kg का। और इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है। अब आप एक फोर्स लगा रहे हो 600 न्यूटन का। तो पहले आप लगाओगे ए पर, तो ए हम इसको मान लेंगे और बी हम इसको मान लेंगे। तो पहले आप फोर्स इस पे लगा रहे हो, तो ये देखिए मैंने फोर्स इधर की तरफ लगा दिया, और ये फोर्स कितनी वैल्यू का लगा रहे हैं हम, 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम। अब आपको भी पता है इस फोर्स की वजह से क्या होगा। इस फोर्स की वजह से ये जो दोनों मासेस हैं, ये मास मूव करने लग जाएंगे। तो आप ऐसे सोचिए कि आपके पास F इज़िकल टू ma, और टोटल फोर्स आप जो यूज़ कर रहे हैं वो 600 यूज़ कर रहे हैं, और टोटल मास जो है वो 10 + 20 है, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे। तो ये आ गया 600/30 इज़िकल टू a, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20। तो आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब ये आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालनी है आपको। तो पहले एक काम करते हैं, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मेरा 10 kg वाला मास है जिस पे आप फोर्स लगा रहे थे 600। तो बच्चों जैसे हम बैच में डिस्कस करते हैं कि रोप इसके इस तरफ को है, तो टेंशन इधर को आ जाएगा, लेकिन ये मूव तो इधर कर रहा होगा एक्सेलेरेशन से। तो इक्वेशन बना लेंगे F इज़िकल टू ma। तो टोटल फोर्स लिखेंगे 600 - t इज़िकल टू m इंटू में a। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जैसे हम बैच में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 600 - 10a इज़िक्वल टू t, और जब a का वैल्यू हम यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 200, तो आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन। तो ये मेरा इस केस में क्या आ गया है, टेंशन आ गया है। ओके बच्चों, इसी में अगर आप देखो तो एक और पार्ट है सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट था जो अभी हमने सॉल्व करा। इसी में देखोगे तो आपको सेकंड पार्ट भी दिखेगा बी। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें एकदम सिमिलर ऐसे ही करना है क्वेश्चन, लेकिन बस थोड़े से उसमें चेंजेस हैं। आओ चेंजेस देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि मान लो ये 10 kg वाला ब्लॉक है, मान लो ये 20 kg वाला ब्लॉक है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो बच्चे इस बार हम जो है 20 kg वाले पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स आपको पता ही है कितने की है, 600 न्यूटन आप लगा रहे हो। तो एक्सेलेरेशन एकदम सेम रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, बस इस बार 20 kg वाले पर आपको टेंशन बतानी है। तो यहाँ पे मान लो टेंशन T है, सॉरी इस तरफ को आप फोर्स लगा रहे थे 600 की, टेंशन तो पीछे होगी, और ये ब्लॉक अब की बार इधर को मूव करेगा, क्योंकि देखो फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो ये भी इधर की तरफ मूव करेगा। तो अब की बार जब F इज़िकल टू ma का स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे, देखिए F इज़िकल टू ma का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जब, तो टोटल फोर्स आपको लिखनी पड़ेगी F - t इज़िक्वल टू m इंटू में a। तो बच्चे F तो आप 600 लगा रहे थे, और a की जगह आपको 20 रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 600 - 400 इज़िक्वल टू t। तो कितना आ गया ये आंसर आपका, 200 न्यूटन। तो फिर बी वाले पार्ट में आपका जो टेंशन है वो कितना माना जाएगा, 200 न्यूटन माना जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का कॉन्सेप्ट हम समझना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हमारे पास दो मास हैं 8 kg एंड 12 kg। तो बच्चे ये हमारा पूले है, और इस पूले से हमने दो मासेस को कनेक्ट करा है। पहला मास हमारे पास ये है 12 kg, दूसरा मास हमारे पास ये है 8 kg। ओके, तो ये कह रहा है कि ये एक पूले के ऊपर से जा रही हैं। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जैसे हम डिस्कस करते थे
बिल्कुल एज इट इज़ आज हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। ये ब्लॉक नीचे आएगा हैवी वेट की वजह से, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। फिर अगर इस साइड से रस्सी नीचे आएगी तो इस साइड से ऊपर जाएगी। इस पर बनेगा टी, इस पर बनेगा एम जी मतलब 120। तो इस ब्लॉक पर जब आप F इजिकल टू एम ए का इक्वेशन बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा F, तो टोटल फोर्स आपको बतानी पड़ेगी कि ये लग रही है, इज इक्वल टू एम, और ए की जगह आपको माइनस का ए रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन नीचे है। और इस वाले ब्लॉक पर क्या इक्वेशन होगी, टी, और इसका एम जी नीचे लगेगा 80। तो इस वाले पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी नेट फोर्स ये हो गया इज इक्वल टू एम, और एक्सीलेशन पे आपको ए रखना पड़ेगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन हैं, पहली इक्वेशन ये रही टी माइनस 80 इज इक्वल टू 8a, और दूसरी इक्वेशन ये रही टी माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस का 12a। और मैं दोनों इक्वेशनों को माइनस करूँगा, माइनस तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 80 में प्लस 120 जोड़ोगे तो प्लस का 40 आ जाएगा, प्लस 8a प्लस 12a तो ये 20a हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू 2 आ जाता है। अब इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 80 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, ताकि हमारा टेंशन भी आ जाए। तो t बराबर 80 प्लस 8 2 जा 16, तो आंसर कितना आ गया टेंशन का, 96 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। मान लो एक हमारे पे न्यूक्लियस है और वो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब उसका वेलोसिटी 0 होगा। शो डैट इफ़ इट इज़ डिसइंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई। मान लो ये दो टुकड़ों में टूट गया, पहले टुकड़े का मास है m1, दूसरे टुकड़े का मास है m2, तो हमारे पास टोटल मास होगा m1 प्लस m2। तो ये दो टुकड़ों में जब टूट जाता है तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक पार्टिकल इधर चलता है तो दूसरा इसके अपोजिट चलता है। तो कैसे प्रूफ होगा, तो क्योंकि ये जो है डिसइंटीग्रेट हुआ है खुद से, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस पर 0 है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्लास में भी डिस्कस करते थे। तो इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे m, v 0 है। फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे m v, तो हमने फाइनल मोमेंटम लिख दिया बच्चों। 0 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। और अगर इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, माइनस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1, तो ये भी एकदम सही है। आप इक्वल टू के इधर ले गए और यहाँ से आपने v2 को फाइंड करा, तो ये आया m1 v1 अपॉन में m2, और ये क्या आया माइनस। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। हैंस प्रूफ। तो यही बातें हमसे यहाँ से बोली गई थी और हमने इन बातों को प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 2 बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05, मतलब हम पे मास कितना है, मास है 0.05 kg, और हम पे जो स्पीड है वो है हमारे पे 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम इनिशियल मोमेंटम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से mv कर दें तो इनिशियल मोमेंटम हर एक बॉल का आएगा m इंटू वी, तो दोनों बॉलों का इनिशियल मोमेंटम इतना आ जाएगा 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपके पास दो बॉल हैं, पहले तो ये इधर को आ रहा था, ये इधर को आ रहा था, उसके बाद ये बॉल टकराने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर आप इनिशियल मोमेंटम, ये वाली स्टेट है, अगर आप इनिशियली किसी भी बॉल का मोमेंटम निकालेंगे mv करके, दोनों का मास सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यही आएगा। अब मैं इस वाली स्टेट के लिए सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूँगा तो वो आएगा दोनों बॉल्स के लिए mv, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैं -6 का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वैल्यू +6 होगी वेलोसिटी, अब -6, डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब मेरा आंसर आएगा माइनस का 0.3 kg मीटर पर सेकेंड बच्चों। ठीक है, तो
दोनों बॉलों का अब फाइनल मोमेंटम आप इतना बोल देंगे, क्योंकि वो पहले के मुकाबले अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर चुका है। तो जो इम्पल्स होता है वो होता है एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट में पढ़िए उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द इम्पल्स। तो इम्पल्स के लिए हम चेंज इन मोमेंटम कर देंगे, और चेंज इन मोमेंटम आपको पता है कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप फाइनल वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, इनिशियल को यहाँ पे लिखेंगे, तो आएगा 0.6, क्योंकि दोनों ऐड हो रही होंगी। लेकिन इसने तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम जब मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि जो बॉल हैं इन पे इम्पल्स का मैग्नीट्यूड चलेगा 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इस बॉल पे बोलेंगे तो हम कहेंगे 0.6 इम्पल्स है, इस बॉल पे कहेंगे तो इस बॉल पे भी इम्पल्स 0.6 है। यानी कि दोनों ही केस में, चाहे आप इस डायग्राम की बात करो चाहे इसकी बात करो, 0.6 का इम्पल्स चल रहा है, और दोनों के लिए इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब क्यों होगा तो इसे सोच के देखिए। देखिए ये राइट साइड पे आ रहा था, टकराने के बाद ये कौन सी साइड पे हो गया, लेफ़्ट पे। ऐसे ये आ रहा था लेफ़्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, और टकराने के बाद किधर को चले गया, लेफ़्ट की तरफ। तो क्योंकि दोनों का मूवमेंट अलग अलग है, आप किसी को भी लेफ़्ट राइट लेके समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों पर वैल्यू सेम होगी, लेकिन दोनों के लिए डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप सेम डायग्राम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, जो हमने एक न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन करा था, और उसमें जो हमारा वेलोसिटी आ रहा था अगर आपको याद हो तो वो था m1v1 अपॉन में m2। तो क्योंकि सेम डायग्राम है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैं अब की बार भी सेम डेटा यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक शेल है, तो मैं शेल को पहला मास कह देता हूँ 0.20 kg। दूसरा मास गन का है तो मैं उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ 100 kg। यदि म्यूज़ल स्पीड जो शेल की है, यानी कि शेल की वेलोसिटी हमें 80 दे रखी है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन और गन की वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो इस डेटा को जब मैंने यहाँ पर प्लेस करा तो m1 की जगह यूज़ करेंगे 0.020, v1 की जगह 80 यूज़ कर लेंगे, m2 की जगह हम लिख लेंगे बेटा 100। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है गन का क्या आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा है कि वो हमसे कह रहा है कि आपके पास एक बॉल है जो कि ऐसे किसी बैट पे जाके टकराती है, और विदाउट चेंज इन इनिशियल स्पीड विच इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर हावर, ये 45 डिग्री के एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यानी कि यहाँ भी स्पीड v रखनी है और यहाँ भी स्पीड v रखनी है, और v का जो फार्मूला यूज़ करना है वो वैल्यू यूज़ करनी है 54 किलोमीटर पर हावर। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और यहाँ पर 18 के कितनी टाइम्स में, 3 टाइम्स में, यानी कि कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड हमारे वेलोसिटी आ जाएगा। और क्योंकि ये पूरा एंगल आपका 45 डिग्री है तो हाफ हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो 22.5 और 22.5 में, तो हाफ एंगल डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि टोटल एंगल कितना है हम पे 45 डिग्री है। कंपोनेंट ब्रेक करने आपको आते हैं, पहले मैं ए का कंपोनेंट ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे इसको, एंगल के सामने ये कंपोनेंट है और एंगल के साथ वाला ये कंपोनेंट आएगा इधर को, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एंगल के साथ वाला कॉस, तो एम वी कॉस 22.5। दूसरा कंपोनेंट ये आएगा एम वी कॉस, कॉस नहीं साइन 22.5। अब देखिए सिमिलर यहाँ पे समझाते हैं पूरा, ये है तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा इधर की तरफ, ये कौन सा आएगा कॉस, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा नीचे की तरफ, ये कौन सा कंपोनेंट होगा साइन। तो जब बी की बात होगी तो बी के लिए कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये होगा कॉस, एम वी कॉस 22.5। एक कंपोनेंट ये होगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा साइन, तो ये हो जाएगा एम वी साइन 22.5। मिल गए हमें कंपोनेंट, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे जो इम्पल्स होता है उसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। अब आप सोचिए चेंज कहाँ आया, क्या इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं, ये दोनों वैल्यू तो सेम है।
क्या इनकी डायरेक्शन में चेंज आया? नहीं, इनकी दोनों की डायरेक्शन नीचे ही है। तो ये वाई डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन में इम्पल्स आपका 0 आ रहा है, क्योंकि ना डायरेक्शन में चेंज आया और ना ही वैल्यू में चेंज आया है। तो आप इम्पल्स एक्स में निकाल के देखिए, तो देखिए वैल्यू आपकी सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो चेंज तो आया है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम ये रहा, तो हम इसे माइनस करके लिख लेंगे mv cos 22.5, क्योंकि आपको पता है पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं हम। और इनिशियल तो इसको ले लेंगे, इनिशियल में आगे की डायरेक्शन प्लस करके लिखते हैं, तो mv cos 22.5। हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2mv cos 22.5। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू यूज़ करना है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, वो दिया गया है 0.15। आप देख सकते हैं मास ऑफ बॉल है, वेलोसिटी हमने 15 निकाली थी, और अगर आप cos 22.5 को कैलकुलेट करते हैं तो वह आता है बच्चों 0.92। बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 4.16 kg पर मीटर सेकेंड। अगर आप में से किसी को भी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगा, देन व्हाट्सएप मी एंड कॉन्टेक्ट मी, ओके, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करा हमने? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास एक स्टोन है, और इस स्टोन का जो हमारे पे मास है वो दे रखा है 0.25 kg, जिसे हमने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, एक ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। तो जो हमें यहाँ पर लेंथ लेना है, लेंथ मतलब रेडियस इस सर्कल का आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ ही इसका क्या बनेगी, सर्कल बनेगी, आपको पता है, दिख भी रहा होगा। लेंथ ही यहाँ पर क्या बनेगी, रेडियस बन जाएगी। तो ये यूज़ करना है 1.5 मीटर, जैसे कि वो क्वेश्चन में कह रहा है। और हाँ, जो स्पीड है, ठीक है, जो हमारे को यहाँ पर स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो स्पीड दे रखी है हमें 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम चेंज कर लेंगे। तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिवॉल्यूशन में 2 पाई, और मिनट के लिए सेकंड में जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। तो ये हमारा कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 4/3 ऑफ पाई, ठीक है। कितना आ गया, 4/3 ऑफ पाई। 4/3 ऑफ पाई हमारे पे आ गया। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए आगे, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आपको पता ही है सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। तो mr ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला तो याद होगा आपको। तो m की जगह हम रखेंगे 0.25, बच्चों r की जगह पे हमें रखना पड़ेगा 1.5, और बच्चों हमें यहाँ पर ओमेगा की जगह रखना पड़ेगा 4/3 ऑफ पाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूरी तरह से डिस्कस करेगा बच्चों, और उसका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करा जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों इसे कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 6.6 न्यूटन। सो बच्चों यहाँ से हमने इसका जो उसने पूछा था व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो हमने फाइंड कर लिया है, और वो 6.6 आ रहा है। इसके आगे के पार्ट में बच्चों अगर हम देखें तो वो हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विद विच स्टोन कैन विल्ट। अभी आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो बच्चे मैं देखो इस टेंशन को ऐसे भी लिख सकता था, mv²/r, स्पीड निकालने के लिए। और अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड आपको बतानी है जब टेंशन कितनी होगी, 200। तो यहाँ पर हमने t की जगह 200 रखा, मास की जगह हमने 2.5 रखा, और r की जगह हमने 1.5 रखा। आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, इसलिए v का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, √1200 आ रहा है ये पूरा। और 1200 को लगभग मैं 34.6 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। तो अगर स्पीड निकालने की बात आए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है इफ़ इन एक्सरसाइज 5.21। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास एक मास था,
और आप इस मास को ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे थे। हमने ये भी डिस्कस करा हुआ है कि अगर सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर, ये डिस्कस हो रखा है बच्चों, कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्पीड ऑफ द स्टोन इज़ इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। मतलब एक वेलोसिटी का वैल्यू होता है कि आप वहीं तक उसको अगर वेलोसिटी देंगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ज़्यादा तेज़ आप वेलोसिटी रखोगे तो धागा टूटने का भी डर होता है। धागा टूटेगा, पत्थर अलग हो जाएगा, धागा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा क्योंकि आप बहुत तेज़ घुमा रहे हो। तो वो वही कह रहा है कि मान लो अचानक से धागा टूट गया। अब कह रहा है कि कौन सी सिचुएशन पत्थर के बारे में एकदम सही कह रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचते हैं तो ये वेलोसिटी होती है। अगर ये धागा टूट गया तो मान लो अगर ये धागा टूट गया तो क्या होगा, तो पत्थर तो इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा ना, टेंजेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि इसी डायरेक्शन पे उस पर क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इसलिए मेरा बी पार्ट इसका आंसर है बच्चों कि जो स्टोन है वो टेंजेंशियली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, टेंजेंशियली आ जाएगा। तो ना मैं फर्स्ट देखूंगा ना मैं सी वाला देखूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो कह रहा है कि रेडियली आउटवर्ड जाएगा इधर की या इधर की तरफ। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इधर को मूव करेगा ही नहीं। बच्चों किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट बनाते हो वही वेलोसिटी को बताता है। तो अगर धागा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जिस डायरेक्शन पे उस पर वेलोसिटी है वो उधर को चला जाएगा। तो इसलिए बी वाला पार्ट इसका सही है कि जो स्टोन है वो टेंजेंशियली आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है जिसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट पे चलते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि एक हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, वो अपने पीछे जो बैलगाड़ी लगाते हैं ना, उसको क्यों खींच नहीं पाता, भगा नहीं पाता एक खाली स्पेस में। बच्चे होता क्या है कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है और ये आपका कार्ट है, मतलब बैलगाड़ी का डब्बा, और ये आगे तुम्हारा घोड़ा है 4 पैरों वाला। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब इस घोड़े को आगे बढ़ना होता है तो ये अपने पैर से ज़मीन को पीछे पुश करता है। तो ये पीछे की तरफ कौन पुश कर रहा है, हॉर्स। हॉर्स क्या करता है, अपने पैर को पीछे की तरफ को पुश करता है। तो बदले में जो ग्राउंड है, क्योंकि अकॉर्डिंग थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल अपोजिट रिएक्शन लगता है, तो घोड़े ने ज़मीन को पीछे की तरफ को क्या करा, फोर्स दिया। तो बदले में ग्राउंड इस घोड़े को आगे की तरफ फोर्स दे देगा और इस फोर्स की वजह से ये मूव करता है। यानी कि जो घोड़ा है, हॉर्स जो है, वो चलता है एफ़ की वजह से। और एफ़ कौन दे रहा है, एफ़ देता है ग्राउंड। किसको देता है, ग्राउंड टू हॉर्स, ग्राउंड से हॉर्स की तरफ जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करोगे तो एम्प्टी स्पेस का मतलब वहाँ पे तो ग्राउंड होगा ही नहीं। अगर ग्राउंड ही नहीं होगा तो ग्राउंड हॉर्स को कोई फोर्स देगा, नहीं देगा। अच्छा, हॉर्स पीछे लगा पाएगा फोर्स, नहीं लगा पाएगा। तो ग्राउंड का होना तो ज़रूरी है। बट ये कह रहा है कि अगर एक एम्प्टी स्पेस होगा तो वो उसे क्यों नहीं खींच पाता। तो जवाब बड़ा क्लियर है, क्योंकि घोड़ा ज़मीन को पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो ज़मीन घोड़े को आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो उस बैलगाड़ी को आगे ले जा पाता है। लेकिन अगर ज़मीन ही नहीं होगी, स्पेस होगा एम्प्टी, तो घोड़ा ज़मीन को ना तो पीछे फोर्स लगा पाएगा और स्पेस नहीं है तो फिर घोड़े पे भी आगे की तरफ फोर्स नहीं लगेगा। सही बात है। तो इस वजह से एक एम्प्टी स्पेस में घोड़ा बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। सो बच्चों अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि जब कोई पैसेंजर होता है तो वो आगे की तरफ क्यों जाता है जब बस ब्रेक मारती है। तो एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। मान लो ये बस की सीट है और लेट सपोज कि आप सीट में बैठे हुए हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि आपका जो लोअर पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह बस के साथ कांटेक्ट में होता है, बस के साथ कांटेक्ट में होता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका अपर पोर्शन है ये बस के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है। तो जैसी बस ब्रेक मारती है तो जैसी बस ब्रेक मारेगी तो ब्रेक मारने से क्या होगा, बस रुक जाएगी। तो जो हिस्सा आपका कांटेक्ट में है वो तो रुक जाता है। तो जो हमारा लोअर पोर्शन होता है ना, लोअर पोर्शन कहते हैं इसे हम,
तो जो हमारा लोअर पोर्शन होता है ना वो तो रेस्ट में आ जाता है, बट जो अपर पोर्शन है वो कांटेक्ट में नहीं है, तो वो क्या करेगा आज भी मूव, जिसकी वजह से ये आगे जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें ये बात समझाई गई थी कि जब तक किसी चीज़ को फोर्स नहीं मिलेगी, जब तक किसी चीज़ को फोर्स नहीं मिलेगी तब तक उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो ये तो मैन आगे की तरफ जा रहा था ना, अचानक से ब्रेक लगा, तो जब ब्रेक लगा तो क्या अपर पोर्शन को फोर्स मिल रही है? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो ये अपर पोर्शन कहाँ जा रहा था? आगे जा रहा था, तो जब फोर्स नहीं मिल रही तो अभी भी कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि क्यों हमारा जो अपर पोर्शन है वो आगे की तरफ थ्रो करता है। ओके, चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। बच्चों उसमें कह रहा है कि ईजी टू पुल देन पुश। तो समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट होगा। जैसे सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब पुल का मतलब होता है कि इसको खींचना है, तो मान लो हम इसे खींच रहे हैं किसी फोर्स से। और पुल का मतलब क्या हो, पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है कि हम ऐसे इसको दबा रहे हैं किसी फोर्स से। अब मान लो कि मैंने दोनों साइड पे एंगल थीटा रखा हुआ है, तो अब हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो अभी क्या होगा कि अगर मैं इस पे फोर्सेस देखने शुरू करूँ तो देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। एक इस पे mg एक्ट करेगा, एक इस पे ग्राउंड से नॉर्मल आएगा। इसके अलावा देखो एक कंपोनेंट ये ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा f कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा f साइन थीटा। अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो इसमें भी देखो दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, ये ग्राउंड की तरफ से नॉर्मल होगा और ये कितना होगा? mg होगा। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट बच्चों ये हो जाएगा तो ये एंगल के साथ वाला कॉस हो जाएगा, और एक कंपोनेंट इसका बच्चे ये वाला आ जाएगा, ये साइन हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, f साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए इस वाले केस में जो नॉर्मल है वो एक्चुअल में दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, तो इस वाले केस में नॉर्मल का वैल्यू ज़्यादा है। और अगर इस वाले केस में आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में बैलेंसिंग अगर आप करते हो ऊपर की फोर्स की नीचे से, तो इस केस में इक्वेशन ये बनने के बाद जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया ना। ठीक है, तो ये वाला केस किसका था अगर आपको याद हो? पुल का। और ये वाला केस किसका है? पुश का। तो बेटा पुल वाले केस में देख सकते हो नॉर्मल कम होता है, पुश वाले केस में क्या होता है? नॉर्मल ज़्यादा होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ता है कि नॉर्मल पुल के केस में कम है, तो जो फ्रिक्शन होता है जो म्यू एन होता है, तो नॉर्मल कम है तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो बॉडी ईजिली क्या करेगी? मूव। तो इसीलिए इस केस में मूव करवाना ईजी हो जाता है, क्योंकि क्या कम होता है? नॉर्मल। नॉर्मल की वजह से क्या कम हो जाता है? फ्रिक्शन। और दूसरे केस में जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन म्यू एन होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी को मूव करवाना ईजी नहीं होगा। ओके, तो चलिए ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये इस केस में ईजी क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। और फ्रिक्शन क्यों कम होता है? नॉर्मल की वजह से कम होता है। ठीक है, तो पुल के केस में क्या कम होता है? नॉर्मल कम होता है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके डी पार्ट की तरफ। बच्चों उसके डी पार्ट में हमसे कहता है क्रिकेटर जो है वो मूव हिज हैंड बैकवर्ड, वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है कैच पकड़ते वक्त समय। इसका सिंपल सा लॉजिक है, वो पीछे की तरफ अपने हाथ को इसलिए ले जाता है, जैसे मान लो किसी प्लेयर ने मान लो कैच को पकड़ लिया, ये बॉल आई और इसके हाथ पे, तो ये चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकता है, बट ये यहाँ पे नहीं छोड़ता। ये क्या करता है? ये अपने हाथ को बॉल के साथ पीछे की तरफ ले जाता है, मतलब टाइम को क्या कर रहा है? बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब मेरे हाथ में जो बॉल है वो ज़्यादा वक्त तक है, तो टाइम को क्या कर रहा है? पीछे की तरफ ले जाके इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये टाइम वो टाइम होता है जब तक मोमेंटम में चेंज आया, तो जब तक इसके हाथ में है तो वो कांटेक्ट टाइम हो गया, बॉल इसके हाथ में तो कांटेक्ट टाइम, और ये टाइम को क्या कर रहा है? बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बॉल के द्वारा मेरे हाथ पे, क्योंकि मेरा हाथ ये होगा, बॉल ये आ रही होगी, तो जब बॉल मेरे हाथ पे गिरेगी तो मेरे हाथ पे बॉल क्या लगाएगी? फोर्स। तो ये जो फोर्स होती है इसे हम कम कर सकते हैं, कैसे? टाइम को बढ़ा के। समझ गए? तो हमारे हाथ पे जो इंजरी के चांसेस हैं
वो काफ़ी कम हो सकते हैं अगर हम फोर्स को कम कर दें। तो प्रिवेंटिंग द हैंड ऑफ द क्रिकेटर, अपने हाथ को बचाने के लिए ये क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है, होल्ड करता है जब ये कैच, जिससे कि टाइम इंक्रीज़ हो रहा होता है। और टाइम इंक्रीज़ करने से मैंने अभी बताया आपको कि फ़ोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर फोर्स कम हो जाएगा तो हमारे हाथ में जो इंजरी आने के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम अपने हाथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब।